हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो पहले वाले टॉपिक से लिंक्ड है। पहले हमने कोलिजन किया था और कोलिजन इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन ये किया था। अब हम उससे आगे के टॉपिक्स करेंगे। देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जब वन डायमेंशन की बात करते हैं तो एक बॉडी जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब ये इनइलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो दे स्टिक टुगेदर, इकट्ठे हो जाते हैं और कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी मान लिया v हो जाती है। तो अगर मैं इसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम देखूं तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 u1 इसका, m2 u2 इसका, कॉम्बिनेशन का m1 u1 प्लस m2 u2। लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो कितना हो जाएगा। अब टोटल मास बॉडी का हो गया है m1 प्लस m2, वेलोसिटी हो गई है v, तो मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। अकॉर्डिंग टू law of conservation of linear momentum before collision is equal to momentum after collision। momentum before collision is equal to momentum after collision। बिफोर कोलिजन मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, बाद में हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। यहां से v मेरे पास आ जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। तो कोलिजन के बाद जो कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी बनती है वो ये बन जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें एनर्जी लॉस होता है, कितना लॉस होता है अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। अगले टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लॉस हो रहा है, इसका मतलब पहले वाली एनर्जी ज्यादा थी, बाद वाली कम है। देखो यहां पे कई बार क्वेश्चन जो आता है वो प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि प्रूव दैट देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन, या फिर कई बार आ जाता है कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। दोनों के लिए आपको क्या दिखाना है कि पहले एनर्जी ज्यादा थी और अब कम है, और लॉस कितना हुआ, जितना इन दोनों एनर्जीज में डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू लॉस। एक सिंपल लैंग्वेज के लिए समझ लो, मान लिया पहले एनर्जी 10 जूल थी, अब रह गई 4 जूल, तो कितने का लॉस हुआ, 6 जूल का। कैसे निकाला, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, सिंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज कितनी हो जाएगी, इसे मैं EI लिख देता हूं। EI विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरी बॉडी की हाफ m2 u2 स्क्वायर, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड कर देंगे। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब तो कॉम्बिनेशन बन गया, तो कॉम्बिनेशन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है E फाइनल, वो हो जाएगी हाफ इंटू टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और इंटू कॉमन वेलोसिटी वो है v स्क्वायर। वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा क्या कि जो v होता है दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो।
अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं, पुटिंग 3 in 2। जब पुट करेंगे तो मेरे पास ई फाइनल क्या आ जाएगा, ई फाइनल विल बी हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1u1 प्लस m2u2 स्केयर बाय m1 प्लस m2 स्केयर। सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली मेरे पास ई फाइनल जो आ जाता है दैट इज हाफ m1u1 प्लस m2u2 होल स्केयर बाय m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें एनर्जी का लॉस निकालना है, फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो हम 1 में से 4 को माइनस कर देते हैं, क्या बचता है, ई आई माइनस ई एफ, और यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको रख दो यहां पे, हाफ m1u1 स्केयर प्लस हाफ m2u2 स्केयर माइनस ऑल दिस हाफ ऑफ m1u1 प्लस m2u2 होल स्केयर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया, तो अब इनको रब कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में अब देखिए हाफ तो कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद m1u1 स्केयर प्लस m2u2 स्केयर माइनस m1u1 प्लस m2u2 होल स्केयर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए, यहां पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, और ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये करते वक्त बहुत गलतियां करते हैं। हाफ m1 प्लस m2, यहां क्या होगा, m1u1 स्केयर प्लस m2u2 स्केयर का प्रोडक्ट होगा m1 प्लस m2 से, और माइनस m1u1 प्लस m2u2 होल स्केयर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम प्रोडक्ट करते हैं 1/2, m1 इंटू m1 इट विल बिकम m1 स्केयर u1 स्केयर, फिर m1 का इससे करते हैं, इट विल बिकम m1 m2 u2 स्केयर। m1 का इन दोनों से प्रोडक्ट हो गया, अब m2 का करते हैं, इट विल बिकम m1 m2 u1 स्केयर, और फिर इसके इससे करेंगे तो ये हो जाएगा m2 स्केयर u2 स्केयर। ये केवल इतना प्रोडक्ट हुआ है, अभी माइनस करके ये सारा बाकी है, तो माइनस ये a प्लस बी होल स्केयर आइडेंटिटी बन जाएगी, तो इट विल बिकम m1 स्केयर u1 स्केयर प्लस m2 स्केयर u2 स्केयर प्लस 2m1 m2 u1 u2, और अपॉन में चल रहा है m1 प्लस m2। ये सारा आपके पास कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी स्टेप में आपको बल्कि नोटबुक में कर रहे हैं तो अगली लाइन में करना है ये काम। यहां से इसको मैं हटाता हूं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था, तो जब उसको अंदर लेके जाएंगे तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, सारे प्लस थे तो माइनस हो गए। अब देखिए m1 u1 स्केयर प्लस में m1 u1 स्केयर माइनस में कैंसिल, सिमिलरली m2 u2 स्केयर नेगेटिव m2 u2 स्केयर पॉजिटिव, इसमें से भी ये कैंसिल। अब ध्यान दीजिए आपके पास टर्म्स कितनी बची, 1 2 और 3। इन तीनों में कॉमन बात क्या है, देखिए m1 m2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो मैं m1 m2 को कॉमन ले सकता हूं। आई एम लेफ्ट विद हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अंदर क्या बचा, u1 स्केयर, ये u2 स्केयर, ये u1 स्केयर और 2u1 u2, u1 स्केयर प्लस u2 स्केयर माइनस 2u1 u2, ये बचा मेरे पास। क्या लिख सकते हैं इसको, इट कैन बी रिटन एज हाफ m1
m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आइडेंटिटी बन गई है u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास E इनिशियल माइनस E फाइनल, या इसे डेल्टा E भी लिख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लॉस। अब मैं कह रहा हूं कि एनर्जी का लॉस ही हो रहा है। ध्यान दीजिए, m1 m2 मास है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, u1 u2 वेलोसिटीज हैं, इसमें से कोई भी बड़ा हो, रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसका स्केयर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। EI माइनस EF क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इससे क्या पता चलता है कि जो EI है वो ग्रेटर देन है E फाइनल से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इज लॉस्ट। और कितना लॉस हो रहा है, इतना हो रहा है। तो आपको यह भी पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है वो भी हमें इस कैलकुलेशन से पता चल जाता है। हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन का मतलब ये होता है बेटा, जैसे ये दो बॉडीज है, ये जाके सेंटर टू सेंटर स्ट्राइक करे तो क्या होगा, जब ये स्ट्राइक करेगा, चाहे वो कॉलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे दोनों। अगर स्टिक टुगेदर होके मूव करते हैं तो वही कॉलिजन इनइलास्टिक हो जाता है, और अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वही कॉलिजन इलास्टिक हो जाता है। लेकिन होता वो एक डायरेक्शन में है जब हेड ऑन कॉलिजन होता है। तो हेड ऑन कॉलिजन मतलब कॉलिजन टेक प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। दो स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर ये इसमें स्ट्राइक करता है तब उसे हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। और देन ओनली 1D कॉलिजन टेक प्लेस। 1D कॉलिजन स्टैंड फॉर वन डायमेंशनल कॉलिजन। लेकिन अगर एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी थोड़ी यहां रखी है और ये इसको ऐसे स्ट्राइक करता है, जैसे आपने कैरम में खेला होगा, आप एक स्ट्राइकर को, अगर ये स्ट्राइकर है और ये क्वीन है, तो अगर आप सीधा मारते हो तो वो सीधी जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ा तिरछा मारते हो तो इधर जाती है। तो स्ट्राइकर आपका इधर चला गया, ये इधर चली गई, तो ये प्लेन में चली गई ना, ये वन डायमेंशनल नहीं गई, वन डायमेंशनल नहीं गई है, कहां गई है, टू डायमेंशन में गई है। तो ऐसे कॉलिजन को टू डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। इसका मतलब जब देयर इज नो हेड ऑन कॉलिजन, then the motion will be after collision in two dimension। तो अब हम collision in two dimension स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं इलास्टिक collision in two dimension। जैसे ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी यहां पे है, ये इसको स्ट्राइक करती है, और क्या होता है, स्ट्राइक होने के बाद ये पहले वाली बॉडी जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये तो जाती है इस तरफ, दिस इज m1, और दूसरी जाती है इस तरफ, दिस इज m2। ये आपकी इनिशियल लाइन है। मान लिया ये एंगल बन जाता है अल्फा और ये वाला एंगल बन जाता है बीटा, यानी कि जो पहले वाली बॉडी है वो इनिशियल लाइन से कितने एंगल पे चली जाती है, अल्फा एंगल पे, और जो दूसरी बॉडी है वो इनिशियल एंगल से बीटा एंगल पे चली जाती है। इसको U1 ले लेते हैं, इसको U2 ले लेते हैं। एक बात और, इससे पहले भी जो केसेस हमने किए हैं, जैसे इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, दोनों ही केस में ये भी हो सकता है कि ये वाली बॉडी रेस्ट में हो, तो हम जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसमें जो भी रेस्ट वाला केस होगा आप क्या करें, U2 को 0 कर दें और आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर उसमें एक बॉडी को रेस्ट में रखा गया है तो दूसरी बॉडी से स्ट्राइक कर रही है तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। मान लिया इसका मोमेंटम P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है और इसका P4 है। तो क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी रिटन एज P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P3 प्लस P4। तो यहां से
m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी मान लिया v1 और इसकी v2 सॉरी, तो इट विल बी m1v1 प्लस m2v2। हम यहां पे ये वैल्यूज भी इसको दे सकते हैं। अगर ये 0 हो, लेट अब इसमें केस ले लेते हैं, मान लिया बॉडी आइडेंटिकल्स है, आइडेंटिकल है तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m से, तो उस केस में हमारे पास आ गया u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इफ इसमें भी केस ले लेते हैं, इफ सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो क्या होगा, u2 0 हो जाएगा, तो u1 और 2 का लॉजिक नहीं रहा, तो u1 को मैं क्या मान लेता हूं, u मान लेता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इसका मतलब हाफ, यहां पर लिख भी लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m u स्केयर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्केयर प्लस हाफ m v2 स्केयर। हाफ m कैंसिल हो जाएगा, u स्केयर आ जाएगा, u1 स्केयर प्लस सॉरी v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम इसको उठाएं और इस इक्वेशन को इसी से डॉट प्रोडक्ट कर दें, वी आर लेफ्ट विद u डॉट u इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशन है उसमें, मतलब इक्वेशन का पार्ट है, u डॉट u कर दिया, वो हो जाएगा v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2, यानी कि एक तरह से इक्वेशन नंबर 1 का डॉट प्रोडक्ट कर दिया विद इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा u स्केयर इज इक्वल टू v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर प्लस 2 v1 डॉट v2। ये आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा होगा। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं इसको। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में है u इज इक्वल टू v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर। इक्वेशन नंबर 3 में ये टर्म एक्स्ट्रा है, फ्रॉम 2 एंड 3। 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा, v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर इज इक्वल टू v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर प्लस 2v1 डॉट v2। कैंसिल, तो 2v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, या फिर v1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू v2, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब कोलिजन के बाद जब ये जैसे इसको कोलाइड करता है ना, तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये जो एंगल बना, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये v1 है, ये v2 है, वो 90 है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के अंदर अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी उसको स्ट्राइक करती है, आइडेंटिकल बॉडी, तो कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडीज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जैसे बॉडी m1 मास की थी, m2 की थी, स्ट्राइक किया, ये इधर चलेगी, इसका मोमेंटम हो गया m1 v1, तो अल्फा डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया m1 v1 cos अल्फा, और ऊपर हो गया m1 v1 sin अल्फा। इसी तरह से इसकी वेलोसिटी हो गई v2, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि बीटा एंगल है, इट विल बी m2 v2 cos बीटा, और ये वाला हो जाएगा m2 v2 sin बीटा। अब मैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 2 डायरेक्शन में भी लगा सकता हूं। फॉर
या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या किया मैंने, क्योंकि इसका मास m1 है, इसका m2 है, दो केस अलग अलग लिए हमने, ये जो है u0 है इसका, तो मोमेंटम जो था एक्स डायरेक्शन में केवल इसका था, यानी कि ये हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में इनके मोमेंटम क्या हो गए, m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा, इक्वेशन नंबर 1। फॉर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में ध्यान दीजिए बेटा, इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, तो 0 इज इक्वल टू इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है, उसे मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो m1 v1 साइन अल्फा, और इसका नीचे तो ये माइनस कर लेते हैं, m2 v2 साइन बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कई बार इस तरह के फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, इससे आगे जो इनइलास्टिक कोलिजन होगा 2 डायमेंशन में वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और जो छोटी मोटी चीजें और बची हुई हैं वो भी इसकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगी। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें।